देखो तो ये आ रहा है। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ये है हमारा टॉपिक, समझे? ये क्या होता है? द क्यूब ऑफ डिस्टेंस of the planets from the sun is directly proportional to the time taken to cover the distance. ठीक है, तो द क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ द planets from the sun is directly proportional to the square of their time. Square of their time. ठीक है? And this is called Kepler's third law of planetary motion। समझे? ये होता है। तो क्या कहा हमने कहा कि जो भी, जैसे कोई भी प्लैनेट्स है जो एक जगह से दूसरे जगह पे गए, तो जो डिस्टेंस है प्लैनेट्स का सन से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना टाइम में वो ट्रैवल किया। तो उस डिस्टेंस को सन और प्लैनेट्स के बीच की दूरी को जो हम अगर उसके ऊपर क्यूब करते हैं, यानी कि 3 गुना करते हैं, और अगर टाइम का 2 गुना करते हैं, तो वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये केपलर्स का तीसरा नियम का कहना है, समझे? जो कि केपलर्स ने दिया। बोल तो दिए होंगे लेकिन पता तो आपको नहीं है, कुछ चला। तो आइए इसी चीज को फिगर से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिगर से समझना बहुत आसान है, इसीलिए हमने फिगर को बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लो भाई, गोल लगना चाहिए। इधर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं ये F1 है और ये F2 है, और यहाँ पे इधर कहीं सन है। इधर ऐसे, मतलब कि इधर ही सन है। ठीक है, और ये हमारा प्लैनेट्स है अर्थ। ऐसा लग रहा है जैसे सन से बड़ा अर्थ ही हो गया। अब ठीक है,
तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो जैसे ये प्लैनेट्स यहाँ है और ये अगर यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, तो इसको आने में टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ कीजिए टाइम लगता है, बिना टाइम का कुछ भी नहीं होता, राइट राइट यस। तो इधर देखिए, तो बात ये है कि ये प्लैनेट्स पहले यहाँ था, ठीक है, और सन यहाँ है। तो ये प्लैनेट्स और इस सन के बीच में कुछ दूरी है, ये दूरी है r, ठीक है। क्या है r, ठीक है। समझे, जो भी दूरी रहे, अभी इस दूरी को नहीं लेते हैं, अभी इस दूरी को छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ दूरी है, लेकिन जब ये प्लैनेट्स यहाँ से यहाँ आए तो अभी भी कुछ ना कुछ दूरी है कि नहीं, है दूरी, राइट। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम लगा t, क्या लगे, t लगा। और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है इस अर्थ को, वो है r, है कि नहीं। इस वाले दूरी से हमें नहीं लेना देना, इस वाले दूरी से लेना देना, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इधर कहाँ कितना टाइम में आया हमको टाइम नहीं ना पता है, लेकिन अब ले रहे हैं नया नया, है कि नहीं, कि यहाँ से यहाँ चला था, पता है t टाइम लगा है कि नहीं। तो और इसका जो दूरी है वो r है, समझे। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स का थर्ड लॉ का क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, समझे। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, इसके हिसाब से क्या कहना है कि ये जो प्लैनेट्स यहाँ से यहाँ गया, जो टाइम t लगा है, ठीक है जी, और यहाँ से इस प्लैनेट का सन से दूरी है जो r है, क्या है, r है, समझे। तो केपलर्स थर्ड लॉ का कहना क्या है यहाँ पे कि जो r है उसका क्यूब कीजिए, ठीक है, और टाइम का स्क्वायर कीजिए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस इतना ही कहना है केपलर्स का तीसरा नियम का, बस केपलर्स ने इतना कहा और कह करके चले गए, समझे। इतना कह करके चले गए और उसने कुछ नहीं कहा, काहे हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं कहना है, समझे। बस इतना उसने कहा और कह करके चले गए भाई, ठीक है। कि जो ये डिस्टेंस है वो उसका कुछ अपना होगा रिसर्च, है कि नहीं। तो ये कहना था कि आर क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के स्क्वायर का, यानी कि टाइम के स्क्वायर का, ठीक है, समझ गया। चलिए क्लियर है। ये है केपलर्स का तीसरा नियम। काहे है, क्यों है, कैसे है, फिर कीजिए तब तो फिर रिसर्च हो जाएगी। तो केपलर्स ने बस इतना ही कह दिया, कारण नहीं बताया आपने, नियम में कारण नहीं बताया, समझे। जैसे केपलर्स ने दूसरा नियम में क्या बताया था कि भैया जो प्लैनेट्स हैं वो मतलब कि इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, दूर रहे चाहे पास रहे, आपने देखा था। लेकिन काहे एरिया बराबर हुआ, उसने कारण बताया। क्या कारण बताया उसने कारण ये बताया कि जब प्लैनेट्स सन से दूरी पर रहते हैं तो धीरे धीरे घूमते हैं, लेकिन जब प्लैनेट्स पास में रहते हैं तो तेजी से मूव करते हैं, तभी तो एरिया बराबर हो, है कि नहीं। देखा था इधर ज्यादा चौड़ा था, लेकिन तीसरे नियम में कोई कारण नहीं हुआ, बस इतना कह करके चले गए, समझे। तो यही होता है, फिगर बना लीजिए, बाकी सब क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे धीरे से ही बोलते हैं तो अच्छा खासा आवाज होता नहीं, गूंजवे करेगा। हो गया, चलिए वेरी गुड।
आप स्कूल बस से ही चले जाते हैं घर? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि नहीं तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा। अभी तो उतना ही मेहनत है नहीं, सुबह में था वो। देखिए, कोई नहीं, हम भी मेहनत करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए क्या बोलते हैं, अगला नया टॉपिक है हमारा। देखिए उसका नाम है, ये कि आ रहा है ना, मैं ठीक है भाई। तो क्या बोलते हैं, अगला टॉपिक है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो ये है हमारा नया टॉपिक, समझे कि न्यूटन्स का तीसरा नियम और ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, यही हमारा टॉपिक है। आपको पता है कि कोई भी वस्तुएं जो है वो जब ऊपर की ओर रहती है तो वो नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर क्यों आती है, आपको ये पता है, राइट? पक्का गिरेगी ना, सब कुछ गिरती ही है, इसमें क्या पूछना है कि नहीं? आप बोल रहे हो ना, अपनी बात पर टिके हुए हो, है कि नहीं? गिर जाती है, काहे गिर जाती है? क्योंकि पृथ्वी उसको खींच लेती है। ठीक है, ठीक है, फिर बात नहीं पलटिएगा, इधर ध्यान दीजिए। तो अब ग्रेविटेशन जो है वो क्या है कि सभी वस्तुओं को अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट जो है वो किसके द्वारा किया गया? अर्थ के द्वारा। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप ये समझिए कि न्यूटन्स का तीसरा नियम आखिरकार है क्या, समझे? तो ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये मतलब कि क्या नाम है न्यूटन्स का तीसरा नियम का। न्यूटन्स का तीसरा नियम क्या कहता है उसको समझिए, और ग्रेविटेशन तो पहले से पता है, ये है आपको, है कि नहीं? तो न्यूटन्स का तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी एक्शन किया गया, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन लेते हैं तो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसके खिलाफ होता है उतना ही। मतलब नहीं समझे, बहुत आसान है समझना, क्या बताएं हम आपको। जैसे कि कहना ये है कि जैसे कि हम आपके गाल पर ऐसे चमाट लगाते हैं तो जितना तकलीफ आपके गालों के हुई है उतना ही दर्द मेरे को भी हुई, ये कहना है उसका, समझे? जैसे कि हम इस बोर्ड को जितना ताकत लगा करके ढकेल रहे हैं तो ये बोर्ड भी उतना ही ताकत लगा करके हमें ढकेल रहा है। ठीक है, समझे? इसके पीछे दीवार है तो दीवार बोर्ड दोनों हमको ढकेल रहा है, उतना ही ताकत लगा है। क्या हम ढकला क्यों नहीं रहे? यही तो हमारा अथी है, टॉपिक है हमारा, समझे? कि ढकला क्यों नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वो बराबर फोर्स न लगा रहा है। हम जितना फोर्स लगा रहे हैं ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो अभी हमारा फोर्स जो है वो बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, आपको उत्तर मिलेगा कि कोई काहे नहीं ढकला रहा है, समझे? जब उतना ही कर रहा है तो देखिए, ये पहला चैप्टर में मोशन में पढ़ना था आपको कि न्यूटन्स का 3 नियम है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का तीसरा नियम यह है, ठीक है, कि आप किसी भी चीज को, जैसे कि पैर को हमने दीवार पे इतना कस के पटका, ठीक है, जमीन पे, तो जमीन भी मेरे को इतना ही कस के ढकेला। ये है कहनाम है, और ये कहनाम ही नहीं है बल्कि यही सत्य है, यही सच है। यह है न्यूटन्स का थर्ड नियम। ठीक है, क्लियर? तो आप कुछ भी कीजिए तो उसका उल्टा होता है। ठीक है, फोर्स के मामले में, मतलब कि आप किसी भी चीज के ऊपर
कुछ भी करते हो तो उसका इक्वल होता है। जैसे में आप किसी चीज में शक है तो आप बोल दीजिए। अगर हम फूल को कोट लगाते हैं तो उसमें लगाते हैं क्या दब जाता है? मतलब जैसे कोई फूल नहीं है कार्टून का, उसको ऊपर से दाबते हैं नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अगर बॉक्स के अंदर फल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कूट, ठीक है। न्यूटन्स का तीसरा नियम का कहना है कि हमने इस कूट को जितना ही कस के ढकेला है उतना ही कस के कूट ने मेरे को भी ढकेला, समझे। तो आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि कहा धस गया फिर जब इतना ही वजन लगाया था, तो क्या कहना था कि मेरा हाथ इधर ढकेला जाता? काहे नहीं होना चाहिए? प्रश्नों का उत्तर प्रश्न करके नहीं दिया जाता। आपका ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन का उत्तर को दूंगा, लेकिन पहले ये समझिए कि ये भी लगाता है, ठीक है, समझे। तो न्यूटन्स का तीसरा नियम टकरा, इस क्वेश्चन को भी उत्तर दूंगा, और ना भी दूं तो पूछ लीजिए, क्योंकि ख्याल ना रहे बोलते बोलते, है कि नहीं। लेकिन यहीं पे ही आएगा इसका भी उत्तर, ठीक है। तो न्यूटन्स का नियम का यह कहना है कि जैसे हमने इसको नीचे की ओर गिराया है, ठीक है। क्यों गिरा? क्योंकि पृथ्वी ने इसको खींची, ठीक है। तो पृथ्वी जितना बल से, जितना ताकत से इसको खींच रहा है भाई, ये भी खींच रहा है पृथ्वी को उतना ही ताकत से। अभी ना पढ़ा है आपको न्यूटन का तीसरा नियम है कि नहीं। तो फिर आप कहिए कि मतलब कि पत्थर को, जैसे इसको हम ऊपर की ओर उछाले, ठीक है, तो पृथ्वी इसको एक अपनी ताकत से खींच रही है। तो जितना ताकत से पृथ्वी खींचता है, सेम ताकत, उतना ही ताकत, एकदम इतना सा भी एकदम न कम न ज्यादा, 10 तो ये भी 10, समझे, खींच रहा है, ठीक है। तो जब ये भी खींच ही रहा है, तो फिर अब आप कहिएगा कि क्या पागल बनाने वाला ये सब चीज है कि नहीं, कि मतलब कि जब ये भी खींच ही रहा है उतना ही ताकत से, तो ये कहा आ जाएगा। तो आप मतलब कि क्या कहना चाहते हैं कि पृथ्वी आ जाए इसके पास, इस बॉक्स के पास? अच्छा, मतलब कि पास ना आता, हमारा डायलॉग हम ही के ऊपर जी, कि मतलब कि अच्छा सर कोई बात नहीं, पास नहीं आ रही है, कम से कम अपनी जगह पे भी रहता तो भी घमंड बराबर था, है कि नहीं, कि चलो भाई उतना ही ताकत ला रहे हैं, तुम नहीं आ रहे हो तो हम भी नहीं आते हैं कि नहीं। तो एक तो पृथ्वी भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं रुक रहा है कि नहीं, आखिरकार इसी को गिरना होता है, राइट। तो ऐसा कैसे? तो यही तो हमारा सवाल है, समझे। और मैं आपको फंसाना चाहता था, आप मेरे को फंसा दिए। अभी तक आपने ये पढ़ा कि ग्रेविटेशन हर एक चीज के खींच लेती है, तो अब दोनों नियम टकराए एक साथ। ग्रेविटेशन जो है वो मतलब कि भैया हर एक चीज को अगर खींच लेती है, और न्यूटन्स का तीसरा नियम का ही कहना है कि जितना कस के खींचेगा तो बॉक्स भी पृथ्वी को उतना ही कस के खींचेगा। तो आखिरकार ये बॉक्स ही नीचे काहे गिरेगा? पृथ्वी भी तो आ सकता था। तो आप बोलो। वेरी गुड। तो न्यूटन्स के दूसरा नियम के हिसाब से इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दूसरा नियम से हमें क्या मिला? तो फोर्स बराबर ma, यानी कि मास गुना एक्सेलरेशन। क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये क्या है? एक्सेलरेशन, समझे। तो F बराबर ma है जी, F बराबर क्या है? ma है। तो A बराबर F बाई m लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? नो सर, नहीं दिक्कत है मतलब। ठीक है, वेरी गुड। इधर ध्यान दीजिए, लिखिए नहीं तो फिर नहीं पता चलेगा, फिर कहिएगा कि कैसे हो गया। तो इधर देखिए, आखिरकार पत्थर को जब हमने ऊपर की ओर फेंका है, ये पृथ्वी की अगर ग्राउंड है, और यहां से पत्थर को यहां फेंके, नीचे से ऊपर की ओर फेंके, तो ऊपर जाने के बाद फिर से पत्थर नीचे ही गिरेगा ये पत्थर, राइट, ये गिरेगा। अच्छा चलिए इंग्लिश में, मतलब ये फॉल होंगे, है कि नहीं। ये स्टोन है हमारा, है कि नहीं, नीचे से इसको थ्रोन किया गया है कि नहीं, समझे, इसको थ्रो किया गया इस पत्थर को, तो ये वापस से नीचे ही गिरेगा, है कि नहीं। पृथ्वी क्यों नहीं गया?
तो इसका उत्तर है जो ये फार्मूला जो न्यूटन्स के दूसरा नियम ने दिया है, ये दिया, ये नहीं दिया, ये दिया, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां से फिर हमने ए को निकालना चाहा तो एफ बराबर एम। आप ये ना पूछिए कि एक्सेलरेशन क्या है कि नहीं। अगर आपको एक्सेलरेशन एक लाइन में समझना तो किसी भी चीज के अंदर वेलोसिटी होती है, वेग होता है, स्पीड होता है कि नहीं, आप उसे ही मान के चलो एक्सेलरेशन। ठीक है, समझे। जबकि है ये बहुत ही अलग सा चीज, लेकिन उसके अंदर भी गति रहेगी। एक लाइन में कहें तो क्या रहेगी, उसके अंदर मोशन रहेगी। मोशन रहेगी मतलब गति रहेगी, है कि नहीं, समझे। तो ये कुछ होता है। तो जिसका मास जितना कम है उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। पृथ्वी बहुत बड़ा है जी, मास बहुत बड़ा है, तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा ना। ये जो फार्मूला लिखे इसका मतलब पता है ना कि मास जो है वो एक्सेलरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है यानी कि ए जो है वो 1/m है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब है ये वो बढ़ेगा तो ये वो घटेगा, ये वो बढ़ेगा तो ये वो घटेगा, ये होता है। और डायरेक्टली में है कि ये वो बढ़ेगा तो दूसरा कोई बढ़ेगा, यही ना, समझे। तो ये जो है वो मास जो है वो बहुत ही ज्यादा इस बॉक्स का छोटा है। क्या है, छोटा है, समझे। इसीलिए इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी, जो त्वरण पैदा होगा, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण, समझे। तो हिंदी आप हटाइए, इंग्लिश में ध्यान दीजिए। तो एक्सेलरेशन जो पैदा होगा यानी कि इसके अंदर जो गति आएगी, वेलोसिटी आएगा, वो बहुत ही ज्यादा आएगा। और पृथ्वी का मास जो है वो ज्यादा है। ठीक है, पृथ्वी का मास जो है वो क्या है, ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। किसके मुकाबले, इस बॉक्स के मुकाबले पृथ्वी का मास ज्यादा है, इसीलिए एक्सेलरेशन जो है वो कम होगा। इतना कम होगा कि ना के बराबर होगा। किसके बराबर, ना के बराबर होंगे, समझे। तो पृथ्वी में कोई गति नहीं होगा, इसके अंदर गति होगा, एक्सेलरेशन होगा, इसलिए बॉक्स जो है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये चल करके आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर गति आ गई। अब आप ये ना सोच रहे हैं कि इसके अंदर गति आया तो ये भागेगा पृथ्वी से दूर, है। ये पृथ्वी से दूर कैसे भागेगा, पृथ्वी एक दूसरे को खींचा तीरे नहीं यहाँ पे चल रहा है जी, है कि नहीं, कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ। लेकिन आएगा कौन, तो जिसके अंदर मास कम है कि नहीं, उसके अंदर ज्यादा गति रहेगी तो वो आ जाएगा दूसरे के पास, है कि नहीं। और जिसका मास बहुत ज्यादा है उसके अंदर जो गति आएगी यानी कि जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो ना के बराबर पैदा होगा, है कि नहीं। इसीलिए पृथ्वी अपनी जगह पर ही रहती है, हिलती डुलती बिल्कुल भी नहीं है, और ये बॉक्स जो है वो गिर जाता है, समझे। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो इस बॉक्स जो है वो क्यों धंस गया, ठीक है, जब वो इक्वल लगाया तो क्योंकि इसके मास और इसके मास में अंतर है, समझे। तो यही इसी का भी यही, और ये बहुत सारा चीज फैक्टर रखता है, सिर्फ ये एक छोटा सा आंसर था। फिर आप पूछेगा कि बड़ा बड़ा स्टील को कैसे अथी कर देते हैं, है कि नहीं। तो फिर जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपको सब चीज का आंसर मिलता चल जाएगा। ठीक है, आपको हर एक चीज जो है वो बताना पड़ता है अच्छे तरीके से, तब आप जाकर के संतुष्ट होते हैं, समझे। जैसे यहाँ पे न्यूटन्स का तीसरा नियम बताया है कि नहीं, और फिर ये दूसरा नियम जहां से ये फार्मूला आया, है कि नहीं। ये साइंटिफिक ये प्रूफ है ये कि नहीं, सच में जब मास ज्यादा रहेगा तो एक्सेलरेशन ना के बराबर रहेगा। यहां से देखिए, एम बढ़ा दिए ए बहुत घट जाएगा, बहुत बढ़ा दिए ए बहुत घट जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अगर एम को क्या किए बढ़ा दिए तो ये घट जाएगा, अगर एम को घटा दिए, इस बॉक्स का बहुत घटा हुआ है तो ए बहुत ज्यादा इसके अंदर पैदा हो गया कि चल के आ गया। पृथ्वी ना चूंकि घिंच रही है इसीलिए पृथ्वी के पास जाएगी, दूर कैसे जाएगी, घिंचती ना चल रहा है एक दूसरे में। जैसे आप भी मेरे को घिंच रहे हो, मैं भी आपको घिंच रहा हूँ, पिछला क्लास कोई नहीं जाता। क्यों, क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो ना के बराबर है, इतना कम है कि क्या ही बताएं, इसलिए कोई नहीं जाता है। ठीक है,
और दोनों आसपास के ही मास के हैं, है कि नहीं। लेकिन जो घिंचा तिरी वाला जो फोर्स है किसके किसके बीच, तो हमारा पृथ्वी और एक छोटी सी वस्तु उसके बीच में, उसके मास में बहुत सारा अंतर है, समझे। इसीलिए वो क्या होता है, पृथ्वी नहीं खिंचाती है, हमेशा छोटी ऑब्जेक्ट पृथ्वी के पास आ जाती है। तो हर एक चीज का उत्तर है, ऐसी कुछ कोई भी चीज नहीं जिसका उत्तर नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस भी आते हैं, समझे। अब आपको एक क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा। ये हो गया है तो बोलिए मिटाएंगे। अब आपको पता चल गया ना कि जब इक्वल तो यही हमारा टॉपिक है, समझे। कि ये सब मतलब कि हो क्या रहा है, कि ये भी वो भी, है कि नहीं। आपको ये पता था कि वजन ज्यादा है कि ऐसे ही बोले। अच्छा, मन में ख्याल है, बहुत बढ़िया, चलिए सोच करके बोले। अच्छा, कि मतलब कि हो सकता है कि ये भी एक आंसर हो, नहीं। तो ऐसे ही कुछ बोलिए, जैसे हम कुछ पूछेंगे, आप कुछ पूछिएगा, तब ना नया नया चीजें क्रिएट होएगी। हर एक चीज मैं ही बोलते चल जाऊं धड़ेले से, तो फिर आप सीखिए कुछ, रहिए कुछ, है कि नहीं। आप बोलिए तो ना पता चला है कि सोच कितना तक लिए। क्वेश्चंस है, when a stone is thrown vertically upwards, then after sometimes it falls on the surface of earth. Why? यही हमारा क्वेश्चन है, समझे। ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। आप ट्राई कीजिए इसको लिखने का, है कि नहीं। क्वेश्चंस क्या है आपको पता चल गया। क्वेश्चंस है कि जब एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की ओर, तो ये नीचे ही गिर जाता है, ठीक है। इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑफ यहाँ पे द होगा, ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पे जो है वो कुछ समय के बाद ये गिरती है। ऐसा क्यों भाई, क्यों हुआ, कारण लिखना, समझे।
हो गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सिंस द मास ऑफ अ स्टोन is very less as compared to the mass of the earth. So the acceleration produced in a stone is very much produced in the stone is so high whereas the acceleration produced in the earth is negligible. यहाँ पे S होगा negligible
छोड़ो जो लिखो, हाँ, नेग्लिजिबल, वेरी वेरी लेस, इसका हिंदी हुआ न के बराबर, न के बराबर, इज वेरी वेरी लेस, बिकॉज it has very high mass, high mass, high mass, hence due to large acceleration, produced in the stone due to the earth causes the stone to falls, यही आंसर है हमारा, समझो, यही क्या है हमारा आंसर है हमारा, ठीक। यही आंसर है हमारा कि पृथ्वी का मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, पत्थर का मास जो है वो बहुत ही कम है, इसीलिए पत्थर में पृथ्वी के द्वारा पैदा किया गया एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पत्थर जो है वो गिर जाएगी, लेकिन पत्थर के द्वारा पृथ्वी में पैदा किया गया, उत्पन्न किया गया एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, इतना कम है कि नेग्लिजिबल है मतलब ना के बराबर है, इसीलिए पृथ्वी जो है वो कभी नहीं जाएगी पत्थर के पास, ठीक है। क्लियर आंसर, यही आंसर है भाई। और अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, बोलो, इसमें से या फिर आज के क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कुछ दिक्कत है तो बोलिए। कुछ नहीं पूछना। तो आज के इस क्लास में केपलर्स का तीसरा नियम का हमने आपको जिक्र किया, जिसमें बताया कि आर क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर का, ठीक है। आर क्या है, डिस्टेंस है प्लैनेट्स का सन से, और टी क्या है, टाइम है, ठीक है, जो प्लैनेट्स एक जगह से दूसरे जगह पे गए, ये हमने बताया। फिर हमने बताया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, यानी कि दोनों नियम टकराए, ठीक है। तो कहा हमने कि पत्थर चूंकि उतना ही बल लगा रहा है जितना बल पृथ्वी ने पत्थर के ऊपर लगाया, किस लिए, तो पत्थर को पास खींचने के लिए। तो पृथ्वी क्यों न खींचा गया जब बराबर था, तो या फिर हवा में ही क्यों न रह गया, जो आपने कहा है कि नहीं, तो भी संतोष। तो चूंकि पृथ्वी का मास बहुत ज़्यादा है और पत्थर का कम है, इसीलिए पत्थर जो है वो खिंचा जाएगा, पृथ्वी नहीं खिंचाएगी। क्यों, क्योंकि जिसका मास कम है उसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। और जिसके अंदर क्या बोलते हैं, जिसका मास कम है उसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन और जिसका मास ज़्यादा है उसके अंदर बहुत ही कम एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, पैदा होगी, ठीक है, समझे। तो इस फार्मूला से भी आप देख सकते हो, है कि नहीं, F बराबर एम ए, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बाई एम, ये बढ़ेगा ये घटेगा, है कि नहीं, ये। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका मर्जी है, ये फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये फार्मूला लेकिन बताता है जरूर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, है कि नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ी सोल्व कर रहे हैं कि जो फार्मूला लिखेंगे, है कि नहीं। बस हम लोग जानते हैं, समझ गए कि जिसका मास ज़्यादा है वो
उसका कम रहेगा, है कि नहीं? तो पृथ्वी का ज़्यादा है, कम है, यही है। तो याद रखिएगा आप हमेशा के लिए, ठीक है? और आप कभी भूल गए तो रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके पास, आप कभी भी इसको ओपन करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, है कि नहीं? अगला क्लास का हमारा टॉपिक का नाम रहेगा फ्री फॉल। अगले क्लास का टॉपिक का नाम है फ्री फॉल। क्या नाम है? हाँ, इसके बारे में बताएंगे, लिख लीजिए, फ्री फॉल, ठीक है? हिंदी में मुफ्त पतन, मुफ्त पतन, ठीक है? फ्री फॉल, क्लियर? क्लियर, ठीक है। फिर आज के क्लास के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। सी यू सून एंड टेक केयर।